डियर। आज का टॉपिक है हमारा कृषि प्रदेश। आज का टॉपिक क्या है हमारा? कृषि प्रदेश। सबसे पहले हम कृषि प्रदेश के बारे में समझेंगे। सबसे पहले तो हमें कृषि के बारे में समझना है कि कृषि किसे कहते हैं, फिर उसके बाद में कृषि प्रदेशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो देखिए, मानव के जो व्यवसाय है उनमें कृषि मानव का प्राथमिक व्यवसाय माना जाता है। मानव अपने जीवन निर्वहन के लिए कृषि पर निर्भर रहता है। तो देखिए, कृषि अंग्रेजी भाषा के एग्रीकल्चर शब्द का हिंदी पर्यायवाची है। तो कृषि क्या है? एग्रीकल्चर। अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से कृषि की उत्पत्ति हुई है? एग्रीकल्चर शब्द कहते हैं अंग्रेजी में कृषि को, और जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के दो शब्द एग्री प्लस कल्चर, दो शब्दों से हुई है। लैटिन भाषा के दो शब्द हैं एग्री प्लस कल्चर। तो इन दो शब्दों से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है एग्री का मतलब होता है भूमि और कल्चर का मतलब होता है जोत कर। तो भूमि को जोत करके फसल पैदा करना ही क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। कृषि मानव का प्राथमिक व्यवसाय है। विश्व की अधिकांश जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। कृषि से ही अपनी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि को मानती है। कृषि अंग्रेजी के एग्रीकल्चर शब्द से बना है, जिसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के एग्री प्लस कल्चर दो शब्दों से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ क्या निकल कर आता है? भूमि को जोत करके फसल पैदा करना ही कृषि कहलाता है। क्या कृषि का अर्थ? भूमि को जोतकर कृषि, भूमि को जोत करके फसल पैदा करना कृषि कहलाता है। इस प्रकार से कृषि का हमें अर्थ समझ आ गया। अब हम अध्ययन करेंगे कृषि प्रदेश। कृषि प्रदेश किसे कहते हैं? कृषि प्रदेशों से तात्पर्य ऐसे प्रदेशों से है जहां कृषि के लिए सामान्य परिस्थितियां पाई जाती हों और मानव अपने जीविकोपार्जन के लिए वहां पर समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। ऐसे प्रदेशों को हम कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो कृषि का मतलब तो होता है भूमि को जोतकर फसल पैदा करना, लेकिन कृषि प्रदेश किसे कहते हैं? प्रदेश के आधार पर जब हम कृषि, क्योंकि अलग अलग प्रदेशों में अलग अलग प्रकार की कृषियां की जाती है, जलवायु की विशेषताओं के आधार पर, भौतिक वातावरण के आधार पर। तो कृषि प्रदेशों से क्या तात्पर्य? कृषि प्रदेश ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर समान कृषि की परिस्थितियां पाई जाती हैं तथा मानव समय के अनुसार उसमें परिवर्तन करता रहता है। ऐसे प्रदेशों को ही हम कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं। तो किसी भी प्रदेश को कृषि प्रदेश कहने के लिए कुछ तत्वों की आवश्यकता होती है। तो कृषि प्रदेशों का सीमांकन किन आधारों पर किया जाता है? तो कृषि प्रदेशों का सीमांकन 5 तत्वों के आधार पर किया जाता है। सबसे पहला तो है फसल तथा पशु संयोजन। पहला क्या है? फसल तथा पशु संयोजन, अर्थात वातावरण के अनुसार किस क्षेत्र में किस प्रकार के पशु पाले जाए, किस प्रकार की खेती की जाए, इस बात का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तो पहला तत्व कौन सा है? फसल तथा पशु संयोजन, अर्थात वातावरण के अनुसार उसमें फसलों का उत्पादन और पशुपालन किया जाना चाहिए। दूसरा है हमारा फसल तथा पशुपालन की विधियां। तो फसल तथा पशुपालन की कुछ विधियां हैं, जैसे ठंडे क्षेत्र हैं जहाँ पर हम पशु पाल सकते हैं, खेती नहीं कर सकते। दूसरा, कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर हम खेती कर सकते हैं, पशु नहीं पाल सकते। कुछ भाग ऐसे होते हैं जहाँ पर हम कृषि के साथ साथ पशुपालन भी कर सकते हैं। तो इन विधियों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। तीसरा है कृषि में पूंजी, श्रम, संगठन और विनियोग आदि की मात्रा। तो हमें इस चीज का भी ज्ञान होना चाहिए कि कृषि में हम कितनी पूंजी लगा सकते हैं और श्रमिकों की आवश्यकता। जैसे पश्चिमवर्ती क्षेत्र है, वहां पर मशीनों के द्वारा कार्य संचालित किया जाता है, जबकि साथ ही साथ में जो हमारे भारत जैसे देश हैं उनमें हम श्रमिकों की सहायता से कृषि का कार्य कर सकते हैं। तो वहां पर हम मशीनों की सहायता से करेंगे तो पूंजी की ज्यादा आवश्यकता होगी, और श्रमिकों की सहायता से करेंगे तो इसमें पूंजी की आवश्यकता कम होगी। तो इन चीजों का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। अगला है कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का ढंग, अर्थात कृषि से हमें जितनी मात्रा में जो पदार्थ हमें उत्पादन से प्राप्त हो रहा है उसे किस ढंग से हमें अपने उपभोग में लेना चाहिए। जैसे मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करने के बाद कुछ भाग को बेच देता है, तो उसे हम क्या कहेंगे? इनके अपने जीविकोपार्जन के लिए कुछ अन्न को बेच देना, ये व्यापार कहलाता है। ठीक है। और कुछ मानव ऐसे करते हैं कि अधिक मात्रा में वस्तु का व्यापार कर देते हैं, तो उसे व्यापारिक के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार से कृषि से उत्पादित पदार्थों का हम किस ढंग से उपयोग कर सकते हैं, कितना प्रतिशत हम बेच सकते हैं, कितना अपने उपभोग के लिए ले सकते हैं, तो इस चीज का भी हमें ज्ञान होना चाहिए। और अगला है कृषि कार्य के लिए यंत्रों तथा आवागमन के साधनों का प्रयोग। तो कृषि में हमें यंत्रों की भी आवश्यकता होती है और परिवहन के साधनों की भी आवश्यकता होती है, माल को लाने और
ले जाने के लिए। तो इन तत्वों के आधार पर हम कृषि प्रदेशों का सीमांकन करते हैं और कृषि प्रदेशों का सीमांकन करने के बाद एक विद्वान हुए थे ड्यूहिटलीसी। कौन थे? ड्यूहिटलीसी महोदय। इन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में इन 5 तत्वों के आधार पर, ये 5 तत्वों को का सहारा लेकर के विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में सन 1926 में, एक थे ड्यूहिटलीसी और एक थे विलिंगटन, 2 विद्वान हुए थे ड्यूहिटलीसी और विलिंगटन। इन्होंने 1926 में विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा और किन तत्वों के आधार पर बांटा? इन 5 तत्वों के आधार पर, फसल तथा पशु संयोजन, फसल तथा पशुपालन की विधियां, कृषि में पूंजी, श्रम, संगठन आदि के विनियोग की मात्रा, कृषि से उत्पादित पदार्थों के उपभोग का ढंग, कृषि कार्य के लिए यंत्र तथा आवागमन के साधनों का प्रयोग। इन 5 तत्वों का सहारा लेते हुए उन्होंने विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। कौन थे? ड्यूहिटलीसी और विलिंगटन ने। कब बांटा? 1926 में। किन तत्वों का सहारा लिया? 5 तत्वों का सहारा लिया और विश्व को 13 कृषि प्रदेशों में बांट दिया था। तो इनके जो 13 कृषि प्रदेश है वो इस प्रकार से है। तो सबसे पहला चरवासी पशुचारण। इनके कृषि प्रदेशों में क्या आता है? सबसे पहला चरवासी पशुचारण। तो चरवासी पशुचारण के अंतर्गत क्या आता है? चरवासी पशुचारण के अंतर्गत वे प्रदेश आते हैं जहां पर वर्षा कम मात्रा में होती है और मानव भोजन और पानी की तलाश में अपने पशुओं सहित एक स्थान से दूसरे स्थान की ओर स्थानांतरित होता है। चल और वासी यानी कि स्थायी रूप से न रह करके एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने पशुओं सहित गमन करता है, स्थानांतरित करता है। ऐसे पशुचारण को हम चरवासी पशुचारण के नाम से जानते हैं। ये कौन से प्रदेश होते हैं? ये ऐसे प्रदेश होते हैं जहाँ पर वर्षा कम होती है, कृषि की दशाएं नहीं पाई जाती हैं। ऐसे प्रदेशों के अंतर्गत मुख्य रूप से हमारे जो मरुस्थलीय क्षेत्र हैं वो आते हैं। इसके अलावा रॉकीज एंडीज पर्वतमाला वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं वो उनको भी इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। दूसरा है व्यापारिक पशुपालन प्रदेश। व्यापारिक पशुपालन प्रदेश के अंतर्गत किसे कहते हैं? सबसे पहले हम ये अर्थ समझेंगे। व्यापारिक पशुपालन अर्थात वे प्रदेश जहाँ पर पशुपालन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, ऐसे प्रदेशों को हम व्यापारिक पशुपालन प्रदेश के नाम से जानते हैं। व्यापारिक पशुपालन प्रदेश के अंतर्गत उच्च पूंजी की आवश्यकता होती है और यहाँ पर पशुओं के लिए विशेष चारागाह होते हैं, बड़े बड़े फार्मों में उन्हें पाला जाता है जिन्हें मुख्य रूप से रेंच कहते हैं। इस प्रकार की जो व्यापारिक पशुपालन है वो ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका क्षेत्रों में पाया जाता है। यहाँ व्यापार के उद्देश्य से पशु पाले जाते हैं। इस प्रदेश को हम व्यापारिक पशुपालन कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं। तीसरा है स्थानांतरित कृषि। स्थानांतरित कृषि का क्या अर्थ है? स्थानांतरित कृषि से तात्पर्य ऐसी कृषि से जहाँ पर खेतों को बदल करके खेती की जाती है, अर्थात जो आदिवासी जनजातियां हैं उनके द्वारा स्थान को परिवर्तित करके 3-4 साल तक एक खेत में पेड़ों को जला करके काट करके और जो खेती की जाती है उसे हम स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। इसे अलग अलग भागों में अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे इसे कर्तन दहन कृषि भी कहते हैं क्योंकि पेड़ पौधों को जलाकर काट करके और खेतों को बदल कर जो खेती की जाती है उसे हम स्थानांतरित कृषि के नाम से जानते हैं। इसे श्रीलंका में चेना कहते हैं, मैक्सिको में मिल्पा कहते हैं, इंडोनेशिया में लदान के नाम से जाना जाता है, वियतनाम में रे, ब्राजील में फिलीपींस में कोनको और फिलीपींस में कैगिन, वेनेजुएला में कोनको आदि नामों से जाना जाता है। इस प्रकार से इसे अलग अलग स्थानों पर स्थानीय आधार पर अलग अलग नामों से जाना जाता है। अगला प्रारंभिक स्थायी कृषि। इस प्रकार की कृषि में स्थायी रूप से खेत बना करके खेती की जाती है, लेकिन यह भी जीविका निर्वहन के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। अगला है गहन निर्वहन चावल प्रधान कृषि। कौन सा? चावल प्रधान कृषि। इसका मुख्य जो उपज है वो चावल है। चावल की खेती की जाती है लेकिन सीमित भाग पर की जाती है, इसलिए यह भी जीविकोपार्जन के लिए ही उपयुक्त मानी जाती है। इसकी मुख्य फसल क्या है? चावल। यहाँ पर चावल की खेती की जाती है। गहन यानी कि जनसंख्या अधिक है और क्षेत्र कम है, इसीलिए यहाँ पर जीविकोपार्जन के लिए खेती की जाती है, इसीलिए इसे गहन निर्वहन चावल प्रधान कृषि के नाम से जानते हैं। अगला गहन निर्वाह चावल विहीन कृषि, अर्थात वे भाग जहाँ पर चावल की खेती नहीं की जाती, चावल के अलावा जैसे गेहूं है, ज्वार बाजरा है, ऐसी कृषि की जाती है, तो इसे हम इनकी सीमित भाग पर मानव अपनी उदर पूर्ति के लिए चावल के अलावा अन्य फसलों की उपज पैदा करता है। यहाँ पर
पर चावल की फसल की पैदा नहीं की जाती है, इसलिए इसे चावल विहीन कृषि के नाम से भी जानते हैं। अगला है बागाती कृषि। इस प्रकार की कृषि के अंतर्गत बागान लगाए जाते हैं, जैसे चाय का बागान, कॉफी का बागान, कहवा, रबड़ का बागान। इस प्रकार से ये बागाती कृषि है। इसमें पौधों का रोपण किया जाता है, बाग लगाए जाते हैं, इसलिए इसे बागाती कृषि के नाम से जानते हैं। इसमें उच्च पूंजी की आवश्यकता होती है। अगला भूमध्य सागरीय कृषि। ये इस प्रकार की कृषि भूमध्य सागर के आसपास 30 से 40 डिग्री उत्तरी दक्षिण अक्षांशों के बीच में इस प्रकार की खेती की जाती है। 30 से 40 डिग्री अक्षांशों के बीच में इस प्रकार की खेती की जाती है और ये भूमध्य सागर के आसपास की जाती है। यहाँ पर खट्टे फलों की प्रधानता पाई जाती है, जैसे अंगूर, अंजीर, जैतून, ऐसे फसल रसदार खट्टे फलों की खेती की जाती है। भूमध्य सागर के आसपास उत्पादित होने के कारण इसे भूमध्य सागरीय कृषि के नाम से जानते हैं। भूमध्य सागर से वहाँ पर आर्द्र जलवायु उपलब्ध हो जाती है, इसलिए यहाँ पर खट्टे फल और खट्टे फल भी रसदार फलों की खेती की जाती है। इसके अलावा व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि के अंतर्गत वे प्रदेश आते हैं जहां पर अन्न का उत्पादन व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है, न कि अपने जीविकोपार्जन के लिए। जीविकोपार्जन के अलावा भी उच्च तकनीकी के माध्यम से कृषि यंत्रों की सहायता से व्यापार के उद्देश्य से जो कृषि की जाती है उसे हम व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि के नाम से जानते हैं। व्यापारिक अन्न उत्पादक कृषि के अंतर्गत शीतोष्ण घास के मैदान आते हैं। और अगला है व्यापारिक फसल में पशुपालन कृषि। व्यापारिक फसल और पशुपालन कृषि इसका ही रूप है, मिश्रित कृषि का ही रूप है। व्यापारिक फसल और पशुपालन कृषि को हम मिश्रित कृषि भी कह सकते हैं। इसमें कृषि के साथ साथ पशुपालन भी किया जाता है, अर्थात मानव अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए। लेकिन ये किसके लिए कर रहा है? व्यापार के लिए। तो आवश्यकताओं के साथ साथ व्यापार के लिए भी मानव कृषि के साथ साथ अगर पशुपालन भी करता है तो उस प्रकार की कृषि को हम व्यापारिक फसल और पशुपालन कृषि के नाम से जानते हैं। जैसे पशुओं से प्राप्त खाल है, मांस है, हड्डी है, चमड़ा है, दूध है, इन सभी पदार्थों को बेच देता है, जिससे व्यापार करता है और व्यापार के साथ साथ यहाँ पर फसलों का भी उत्पादन करता है व्यापार के उद्देश्य से ही। इसलिए इसे व्यापारिक फसल, पशुपालन कृषि या मिश्रित कृषि के नाम से भी इसे जानते हैं। अगला है व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि। इस प्रकार की कृषि में केवल पशु ही पाले जाते हैं व्यापार के उद्देश्य से, फसल का उत्पादन नहीं किया जाता। क्या किया जाता है? केवल व्यापार के उद्देश्य से पशु पाले जाते हैं, इसलिए इसे व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि के नाम से जानते हैं। पशुओं से प्राप्त उत्पादों को बेचा जाता है बाजारों में और उससे हमें पैसा प्राप्त होता है, इसीलिए इसे व्यापारिक दुग्ध पशुपालन कृषि के नाम से जानते हैं। अगला है विशेषीकृत उद्यम कृषि। विशेषीकृत उद्यम कृषि के अंतर्गत क्या आता है? इस प्रकार की कृषि नगरों के समीपवर्ती क्षेत्रों में की जाती है और यहाँ पर मुख्य रूप से फूल हैं, सब्जी हैं आदि की कृषि की जाती है। फूलों की, सब्जियों की खेती आदि की जाती है नगर के पास में, जैसे समीपवर्ती क्षेत्रों में तुरंत हम बाजारों में ताजा तोड़ करके बेच सकते हैं, इसीलिए विशेषीकृत उद्यम कृषि के नाम से इसे जाना जाता है। अर्थात बाजारों के समीपवर्ती क्षेत्रों में इस प्रकार की खेती की जाती है, जिसमें ताजा फलों को, ताजा सब्जियों को और ताजा फूलों को तुरंत ही बाजारों में बेच दिया जाता है। इसे विशेषीकृत बाजार फसल उत्पादन, विशेषीकृत उद्यम कृषि के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रकार से ये हिटलीसी महोदय के 13 कृषि प्रदेश हैं और कृषि प्रदेशों का जो निर्धारण किया गया था इन 5 तत्वों के आधार पर किया गया था।